हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंद्र कुमार जोनवाल एक बार फिर से आपके सामने पार्ट नंबर 3 का चौथा वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। देखो, आज हम क्या पढ़ेंगे। धातु लवणों के साथ धातु की अभिक्रिया, धातु के जो लवण हैं उन्हीं के साथ धातु की अभिक्रिया पढ़ेंगे कि धातु कैसे रिएक्शन करती है। तो देखो, तो जब भी तुमको दिमाग में कोई भी चीज़ आए कि भाई ये वाला टॉपिक डाल दें आपको कि धातु लवणों के साथ धातु की अभिक्रिया, तो तुमको विस्थापन अभिक्रिया याद कर लेनी है। कौन सी अभिक्रिया याद कर लेनी है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मतलब ये पूरा का पूरा टॉपिक किससे रिलेटेड हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया से रिलेटेड हो जाएगा। तो आपको जब भी धातु लवणों के साथ धातु की अभिक्रिया पूछे तो आपको केवल और केवल दिमाग में लगा लेना है कि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में ढंग से पढ़ लेना है। कैसे? देखो, यहाँ पे क्या किया हमने, लकड़ी का एक बॉक्स ले लिया और लकड़ी का एक बॉक्स लेके और उसमें दो परख नली लगा दी। लकड़ी के बॉक्स ले लिया, लकड़ी के बॉक्स को हमने क्या किया कि ऊपर से छेद करके और उसके अंदर दो परख नली घुसा दी ताकि हिले नहीं, अलग अलग दिख जाए। इसका नाम मान लो परख नली ए हो गया, इसका नाम परख नली बी हो गया। ठीक है। अब क्या करते हैं, एक धागे से दो कील लटकाते हैं हम। एक धागे से दो कील लटकाते हैं। परख नली ए में हम लोहे की कील लटकाते हैं, लोहे की कील परख नली ए में, और परख नली बी में हम तांबा की कील लटकाते हैं, कॉपर की। लोहे को Fe बोलते हैं, कॉपर को Cu बोलते हैं, ये आपको पता ही है, तांबे को। ठीक है। तो हमने परख नली ए में लोहे की और बी में किसकी? कॉपर की कील लटकाई। अब क्या करना है कि जहाँ पे लोहे की कील लटकाई है वहाँ पे तो कॉपर सल्फेट का विलयन डाल देना है, कॉपर सल्फेट का विलयन। और जहाँ पे कॉपर की कील लटकाई है वहाँ पे डाल लेना है फेरिक सल्फेट का, मतलब उल्टा। फेरिक की जगह कॉपर वाला और कॉपर की जगह फेरिक वाला लवण विलयन डालना है। ठीक है। तो हमने दो लवणीय विलयन डाल लिए, कॉपर की कील में फेरिक का और फेरिक की कील में कॉपर का लवणीय विलयन डाल लिया। चलो, अब हम क्या करते हैं, कुछ देर बाद में हम देखेंगे कि आप लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा था कि अधिक क्रियाशील तत्व होता है, अधिक क्रियाशील तत्व ये कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। ये कम क्रियाशील को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। ठीक है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो हम ये परख नली ए में देखेंगे। अब देखो हमारे पास में धातु कौन सी है परख नली ए में, और लवणीय विलयन कौन सा है? धातु और लवणीय विलयन। तो देखो, धातु हमारे पास में है पहली परख नली में Fe, लोहा। और लवणीय विलयन कौन सा है हमारे पास में? कॉपर सल्फेट का। यही है कि नहीं है ना, ये का ये। तो देखो, अब हमने बोला कि अधिक क्रियाशील तत्व जो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा? बाहर। अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? Fe SO4 के साथ क्रिया कर जाएगा। ये Fe तो यहाँ फिट हो जाएगा और ये Cu कहाँ चल जाएगा? बाहर। हो जाएगा कि नहीं होगा? तो ये परख नली ए का लवणीय विलयन था। और परख नली बी में कौन सा लवणीय विलयन लिया था हमने? FeSO4। तो हमको देखो, लवणीय विलयन ये कौन सी परख नली का प्राप्त हुआ? हमको बी का। और धातु भी किसकी प्राप्त हुई? हमको बी की। तो धातु भी हमें किसकी प्राप्त हुई? बी की। तो यहाँ पे क्या है कि धातु लवणों के साथ धातु की अभिक्रिया से हमने ये पता लगाया कि दो परख नली लेकर उनमें एक दूसरे के विपरीत लवणीय विलयन डाले, एक दूसरे की धातु के विपरीत लवणीय विलयन डाले। कॉपर में फेरिक सल्फेट का और फेरिक में कॉपर सल्फेट का लवणीय विलयन डाला, तथा हमने देखा कि यहाँ पे अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ करके और दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार इसको ढंग से देख लेना। ठीक है। ये इतना तो समझ में आ गया होगा। देखो भाई, हमारे पास में परख नली ए में हमने धातु को ए मान लिया और लवणीय विलयन को मैंने मान लिया ए। परख नली ए का जुगाड़ है ये। ठीक है।
जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो हमको लवणीय विलयन परखनली बी का प्राप्त होगा और धातु भी किसकी प्राप्त होगी हमको, बी की। कैसे प्राप्त होगी वो देखो। देखो भाई, हमारे पास में परखनली ए में Fe धातु है, ठीक है, और लवण कौन सा है, CuSO4 है कि नहीं है। अब मैंने कहा कि अधिक क्रियाशील तत्व किसको विस्थापित कर देगा, कम क्रियाशील तत्व को। तो कॉपर कहाँ चला जाएगा, बाहर, और फेरिक इसकी जगह ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, FeSO4। तो देखो परखनली बी में धातु कौन सी है, कॉपर, परखनली बी में धातु कॉपर। लवणीय विलयन कौन सा है, FeSO4। तो हमारे पास में इस प्रकार की क्रिया से ये पता लग जाता है हमको कि अधिक क्रियाशील तत्व क्या है, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। अब चलो दूसरी परखनली का करके देख लो, पहली वाली प्राप्त हो जाएगी। देखो कैसे, दूसरी वाली परखनली में धातु कौन सी है, कॉपर। लवणीय विलयन कौन सा है, SO4, FeSO4। तो Fe कहाँ चला जाएगा, बाहर, और Cu इसकी जगह ग्रहण कर लेगा, तो CuS4। तो देखो कॉपर सल्फेट विलयन आ गया और धातु Fe आ गई। तो मतलब यहाँ पे यही है कि धातु लवणीय विलयन से क्रिया करती रहती है और संगत धातु का क्या है, लवण और धातु प्रदान करती रहती है, ठीक है। तो हमने ये सब चीज़ें देख ली कि अधिक क्रियाशील तत्व क्या है, कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो इसके अंदर इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं कि धातु लवणों के साथ धातु की अभिक्रिया में आप डायरेक्टली विस्थापन अभिक्रिया को याद रख लेना, ठीक है। दोनों परखनलियों से हमने करके देखा, तो पहली परखनली से किया तो दूसरी वाली धातु और लवण प्राप्त हो गए, दूसरी से किया तो हमने पहली वाली परखनली के धातु और लवण हमें प्राप्त हो गए। तो अब इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे देखेंगे। अब चलेंगे हम सक्रियता श्रेणी की ओर। सक्रियता श्रेणी, हमने धातु लवणों का धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ने के बाद अब हम चलेंगे सक्रियता श्रेणी की ओर कि सक्रियता श्रेणी वास्तव में होती क्या है। इसको पढ़ने के लिए देखो कि सक्रियता श्रेणी, सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव, सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव, ठीक है। श्रेणी का मतलब होता है सीरीज, एक्टिव सीरीज। एक्टिव सीरीज कौन कौन सी है वो देखो। सक्रियता श्रेणी की पहले परिभाषा दे रखी है कि वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में पहले तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील और उसके बाद में सबसे कम क्रियाशील, कि मतलब सबसे ज़्यादा लड़ाकू, फिर कम लड़ाकू, फिर सबसे कम लड़ाकू, ठीक है। जो सबसे एक्टिव है वो सबसे ऊपर रखा जाएगा, जो सबसे कम एक्टिव है उसको सबसे नीचे रखा जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में बढ़ते से घटते क्रम की ओर, ठीक है। वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है कि सक्रियता श्रेणी कहलाती है। मतलब सक्रियता मतलब ये ऐसी धातुएं जो क्रिया करने में किस तरीके से सक्रिय हैं या नहीं है, मतलब ये कितनी एक्टिव है और कितनी एक्टिव नहीं है, ठीक है। उस हिसाब से एक सीरीज बनाई गई, एक श्रेणी बनाई गई और उसी श्रेणी को हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी का मतलब दोबारा समझो कि ऐसी धातुएं जो क्रिया करने में कितनी सहायक सिद्ध होती हैं और कितनी तेज़ी से क्रिया करती हैं, और यदि तेज़ी से क्रिया नहीं करती तो वो सबसे कम सक्रिय धातु कहलाती हैं। जो सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु हैं उनको सबसे ऊपर रखा जाता है और जो सबसे कम सक्रिय है उनको सबसे नीचे रखा जाता है, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी का मतलब समझ में आ गया कि वह श्रेणी या वह सूची जिसके अंतर्गत हम सक्रिय धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विस्थापन प्रयोग के आधार पर इनको व्यवस्थित किया गया है। कोई पूछ सकता है सक्रियता श्रेणी को किस तरीके से, किस आधार पर बनाया गया है। तो विस्थापन श्रेणी को हमने बनाया गया या सक्रियता श्रेणी को हमने बनाया है विस्थापन प्रयोग के आधार पर। विस्थापन प्रयोग का मतलब क्या है कि विस्थापन कौन करेगा, जो सबसे ज़्यादा प्रबल होगा या सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। तो जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है उसको सबसे ऊपर और जो सबसे कम एक्टिव है उसको सबसे नीचे रखा। तो एक्टिव होगा वही विस्थापित करेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में विस्थापन प्रयोग के आधार पर इसको सक्रियता श्रेणी को बनाया गया है और इसे हम अवरोही क्रम में हम इसको दर्शाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा सक्रियता श्रेणी, ठीक है।
अब हम चलते हैं कि सक्रियता श्रेणी में किस प्रकार से, आपकी बुक में इसको खड़ा दे रखा है, मेरे बोर्ड पे कम जगह है इसलिए मैंने इसको आड़ा बना दिया। एक साइड मैंने सक्रियता श्रेणी लिख रखी है और दूसरी साइड कि किस तरीके से क्रिया करती है, कहाँ से कहाँ तक की धातुएं तेजी से क्रिया करती हैं, कहाँ से कहाँ तक की धातुएं कम क्रिया करती है। तो देखो भाई, मैं यहाँ पे बोल के दिखाऊंगा, आपको लिख लेना है। इसको बोलते हैं के को पोटेशियम, Na को सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरिक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, अर्जेंटम, ओरम। ध्यान रखना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरिक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी जिसे पारा बोलते हैं, अर्जेंटम चांदी, Au सोना। तो देखो, पोटेशियम से लेके और एल्यूमिनियम तक, पोटेशियम से एल्यूमिनियम तक सबसे तेज क्रिया करते हैं ये सबसे ज़्यादा एक्टिव धातु हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सबसे तेज क्रिया करती हैं, तो इसलिए इनको हमने बोला सबसे अधिक क्रियाशील तत्व। ठीक है, इनको क्या बोला? सबसे अधिक क्रियाशील तत्व। ठीक है, इसके बाद में जिंक, फेरिक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर ये बीच का काम करती हैं, ना तो कम करती हैं और ना ही ज़्यादा करती हैं, ना तो तेज़ी से क्रिया करती हैं और ना ही धीरे धीरे करती हैं, मतलब मीडियम साइज से क्रिया करती हैं। ठीक है, तो जिंक से लेके और कॉपर तक की हम क्या कहलाती हैं? ये जिंक से लेके कॉपर तक मध्यम क्रियाशीलता। और लास्ट में बचता है पारा, चांदी और सोना। पारा, चांदी, सोना, मरकरी, चांदी और सोना ये सबसे कम क्रिया करते हैं। ये क्या करते हैं? सबसे कम क्रिया करते हैं। ये क्या करते हैं? सबसे कम क्रिया। मैंने आपको बताया था कि इनकी जल के साथ कोई क्रिया नहीं होती, आपको पता हो तो, सोना चांदी की बताया था यदि याद होता आपको। तो सक्रियता श्रेणी ऐसी सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता की धातु किस तरीके से क्रिया करती हैं उसको अवरोही क्रम में हम जमाते हैं, और इसको किस हिसाब से ये एक्टिव हैं और किस हिसाब से डीएक्टिवेट हैं, मतलब कम क्रिया करती हैं, ज़्यादा क्रिया करती हैं, मीडियम साइज की करती हैं, इस आधार पर या विस्थापन प्रयोगों के आधार पर हमने इनको जमाया है। सक्रियता श्रेणी में मैंने श्रेणी को आपको बता रखा है कि पोटेशियम से लेके एल्यूमिनियम तक सबसे तेज़ी से क्रिया करने वाले तत्व हैं, जिंक से लेके कॉपर तक मीडियम साइज वाले हैं, और पारे से लेके और सोने तक ये क्या है? सबसे कम। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखो यहाँ पे कि आप लोगों को पता, ये आगे बताऊंगा इसको भी एकदम पूरे चैप्टर को क्लियर करके, लेकिन अभी थोड़ा समझो। हमारे पास में धातुएं हैं, ये क्या है कि शुद्ध रूप में नहीं मिलती, ये शुद्ध रूप में नहीं मिलती, इनमें अशुद्धियाँ मिलती हैं। ये जब खनन के द्वारा हम इनको ऊपर निकालते हैं तो ये क्या है कि इनके अंदर अशुद्धियाँ मिलती हैं, बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ। तो इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है जब जाके शुद्ध धातु हमें प्राप्त होती है। तो पोटेशियम से लेके और एल्यूमिनियम तक की धातुएं हैं, इनको हम विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध रूप इनका कैसे प्राप्त करेंगे? विद्युत अपघटन के द्वारा। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले कि सबसे अधिक क्रियाशील तत्वों को, सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं को किस विधि द्वारा आप शुद्ध कर सकते हो, तो आपको बोलना है विद्युत अपघटन के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा। जिंक से लेकर कॉपर अर्थात मध्यम क्रियाशीलता वाले तत्वों को हम क्या करते हैं? गर्म इन्हें भी करते हैं, लेकिन ये गर्म करने पर भी हमको क्या है कि शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होते। तो अब ये शुद्ध रूप में कैसे प्राप्त होंगे? गर्म करने पर भी ये शुद्ध नहीं प्राप्त होते, तो अब इनको क्या करते हैं हम? इनका कार्बन के साथ अपचयन करा देते हैं। कार्बन के साथ क्या करा देते हैं? अपचयन। ठीक है, अब ऑक्सीकरण और अपचयन आपको पढ़ा था कि ऑक्सीजन का संयोग और इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। तो अपचयन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन इसमें क्या निकल जाती है? बाहर। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कार्बन के साथ इनका क्या कर देते हैं? हम अपचयन कर देते हैं। ठीक है, और लास्ट में बचते हैं सबसे कम क्रियाशील तत्व। ये प्रकृति में पहले से ही उपस्थित रहते हैं। ये प्रकृति में क्या रहते हैं? पहले से ही उपस्थित रहते हैं। तो ये हमारे पास में सक्रियता श्रेणी थी, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम चलेंगे आगे की ओर।
अब हम लोग चलेंगे कि धातु और अधातुओं की पारस्परिक क्रियाएं, ठीक है। तो धातु और अधातु आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हो कि धातु क्या होती है और अधातु क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में धातु और अधातुओं की क्रिया देखेंगे। तो आप लोगों को कोई पूछ ले कि धातु और अधातुओं की क्रिया समझाइए, तो आप लोगों को 2 एग्जाम्पल दिमाग में पहले सेट कर लेने हैं। एक तो सोडियम क्लोराइड का, क्योंकि आप लोग अभी बड़ी क्लास में जाओगे जब जाके आपको सही समझ में आएगा, सोडियम क्लोराइड का, और एक मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है। सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का, इतना दिमाग में यदि याद रख लोगे आप तो आसानी से इसको क्या करोगे, समझ जाओगे। अब भाई आप लोगों को पता है कि इसका अणुसूत्र कैसे बना था। अणुसूत्र संयोजकता के आधार पर बनाया था कि सोडियम की संयोजकता कितनी थी, +1 और क्लोरीन की -1, यही थी। इसी तरीके से हमारे पास में इसकी मैग्नीशियम की थी +2 और इसकी क्लोरीन की कितनी थी, -, यही थी, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये संयोजकता इसके यहाँ टच हो जाती है इसके पैर में, और इसकी संयोजकता इसके आ जाती है। इसकी यहाँ चली गई तो Cl2 बन गया, और इसकी यहाँ आ गई तो Mg बना। ये अणुसूत्र बनाना 9वीं क्लास में आपने सीख लिया था। लेकिन अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की ओर कि धातु और अधातु क्रियाएं कैसे करती हैं, वो पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। तो आप लोग देखो, इधर थोड़ा सा देखना है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, मतलब इनके अंदर क्या है, विपरीत आवेश है, ठीक है ना, उल्टे आवेश, लेकिन ये विपरीत, इसके ऊपर प्लस तो इसके ऊपर माइनस। और आप लोगों को पता है कि हमारे पास में अणुसूत्र की संरचना या रासायनिक सूत्र कैसे बनता है, विपरीत आवेशों के कारण। किसके कारण बनता है, विपरीत आवेश के कारण, ठीक है, विपरीत आवेश के कारण। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे सोडियम का धनायन कैसे बना और क्लोरीन का ऋणायन कैसे बना। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और क्लोरीन का कितना होता है, 17। ये आप लोगों को पहले से ही 9वीं क्लास से ही पता है। इस तरीके से हमारे पास में मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, और क्लोरीन का कितना होता है, 17। ये भी आपको पहले से ही पता है, ठीक है, ये आपको पहले से ही पता है। तो देखो, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसे लिखेंगे। तो आप लोगों को नील्स बोर का फॉर्मूला पता है। नील्स बोर का फॉर्मूला था 2n², जिसमें बोला था n बराबर कक्षाएं 1, 2, 3, 4 n पद तक। ये बोला था कि इनको हम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से, इस फॉर्मूले से भर सकते हैं। और फिर हमने जब बोला था तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे। ये भी आप लोगों को पता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखो, इसका देखो, इसकी पहली कक्षा में 2 आएंगे, फिर 11 में से 2 गए तो 9, दूसरे में कितने आएंगे, 8, और तीसरे में कितना आएगा, 1। ये समझ में आ गया। इसकी में देखो, पहली में 2, दूसरी में 8 और कितने बचे, 7, क्योंकि 18 आ सकते हैं, बचने कितने पूरे, 7। तो इस तरीके से इसका देखो कि सोडियम और इधर क्लोरीन, सोडियम के पास कितनी कक्षाएं बन रही हैं, 3 कक्षाएं बन रही है। क्लोरीन के पास भी 3 कक्षाएं बन रही है 3 कक्षाएं। पहली कक्षा में सोडियम के पास कितने हैं, 2, मतलब पहली कक्षा भरी हुई है। दूसरी में कितने हैं, 8। तीसरी में कितने हैं, 1, अकेला है तीसरी में, मतलब इसको 7 की जरूरत है, ठीक है ना। हिस्से में देखो, पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में कितने हैं इसके, 7, है कि नहीं। ये जो डॉट डॉट मैंने दर्शा रखे हैं इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2 और 8 10 और 1 11, 2 और 8 10 और 7 17, मतलब क्या है कि इसके हिसाब से चलना है। पहली में 2 आ गए, अब बचे हुए कितने, दूसरी में 8 आ गए, बचे हुए को तीसरी में डाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में बन गया काम। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो भर दिया हमने, लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझ में आनी चाहिए हमारे पास में कि अब ये क्या करेंगे कि अपना अष्टक पूरा करेंगे। क्या करेंगे, अष्टक निर्माण करेंगे, अष्टक नियम
अष्टक नियम क्या कहता है? अष्टक नियम कहता है हमसे कि प्रत्येक परमाणु अपने अंतिम कक्षा में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की या 8 इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करता है। वो कहीं से भी खींच खांच के आकर्षण बल के द्वारा वो अपनी कक्षा में चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, जिससे मैं क्या है फ्री हो जाऊं, मेरी कक्षा पे कोई फालतू वार नहीं हो। ठीक है, जैसे ही परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो वो क्या है उसका अष्टक पूरा हो जाता है। अष्टक मानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, तो उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं रहता, वो किसी से फालतू क्रिया नहीं कर सकता, जिससे क्या है उसके टूटने की आशंकाएँ क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। ठीक है, तो अब देखो इसके पास अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और इसके पास कितने हैं, 7। तो सिंपल सी बात है कि एक के पास तो है 7 भाई और एक के पास है अकेला। तो अकेला युद्ध कर सकता है क्या सातों से? नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा कि ये देखो 7 इधर आएगा तो कितने हो जाएंगे, 8, और ये 1 इधर चल जाएगा तो भी कितने हो जाएंगे, 8। तो ये क्या सोचेगा कि भाई इस 7 का आकर्षण बल ज़्यादा होगा, इसलिए इसको क्या करेगा, इधर ग्रहण कर लेगा ये। तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 8, इसके पास कितने हो जाएंगे, 8। ये जो मैंने क्रॉस लगाया इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया है, ग्रहण किया है। इस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया है, ग्रहण किया है। ठीक है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से जाएगा तो ये कक्षा पूरी क्या हो जाएगी, ख़त्म, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन जाने से कक्षा तो पूरी क्या हो गई, ख़त्म। ख़त्म होने के साथ में इसके पास में बाह्यतम कक्षा में कितने हो गए, 8, और इसकी भी बाह्यतम कक्षा में कितने हो गए, 8, क्योंकि एक तो भगा दिया। मतलब दोनों ने कक्षाएं क्या कर ली, पूरी कर ली। लेकिन इसने भाई साहब ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये तो बन गया धनायन, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसलिए ये क्या बन गया, ऋणायन। ठीक है, तो हमारे पास में जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनी बनता है, ग्रहण करता है तो क्या बनता है, ऋणी। अरे सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने किसी से उधार दिए तो हम लोगों ने किसी को उधार दिए तो हम धनी बन गए, और लेने वाला क्या हो गया, ऋणी। लेने वाला ऋणी तो होता है, ऋणी तो लेता है हमसे। तो भाई इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए इसके ऊपर एक माइनस चार्ज लगा दिया, क्योंकि ये ऋणी बन गया, और इसने ग्रहण किया इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज लग गया, प्लस का। अब आप लोग बताओ कि ये विपरीत आयन हुए कि नहीं हुए, ये धनायन और ये क्या हो गया, ऋणायन। और विपरीत आयन ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विपरीत आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसके ऊपर सोडियम और इसके ऊपर क्लोरीन। सोडियम क्या हो गई, धातु, और क्लोरीन क्या हो गई, अधातु। तो धातु और अधातु आपस में क्रिया करके और एक रासायनिक सूत्र का निर्माण भी कर देते हैं। ठीक है, तो धातु और अधातु के आपस में पारस्परिक क्रिया समझ में आ गई। इसके बाद में ये भी समझ लो आप कि इसके पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में कितने रह गए, 2 और 8 10 और 2 12। इधर देखो हमारे पास में इसकी में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में कितने रह गए, 7। रहे कि नहीं रहे, हमारे पास में 2, 8 और कितने रह गए, 7। ठीक है, 2, 8 और कितने रह गए, 7। अब देखो हमारे पास क्या करेगा कि ये इसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 है और इसके पास कितने, 7। तो ये क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये ग्रहण कर लेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये ग्रहण कर लेगा इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास में ये प्लस के 2 चार्ज आएंगे यहाँ पे, और माइनस का 1 आएगा। तो प्लस के 2 इधर जाएंगे तो MgCl2, क्योंकि ये वाला संयोजकता इसके ऊपर लग जाएगी। तो हमारे पास इसी तरीके से ये धातु और अधातुओं की पारस्परिक क्रिया होती है, और इसके अंतर्गत विपरीत आयन तैयार होते हैं। और विपरीत आयन जब भी तैयार होते हैं तो क्या है, हमारे पास एक रासायनिक सूत्र की संरचना तैयार होती है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, PDF में मिल जाएगा सारा डिटेल। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आयनिक यौगिक, कि आयनिक यौगिक होते क्या है। तो आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था आपने कि धातु से हमने, सोडियम धातु ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा था, किसको, क्लोरीन को। तो सोडियम तो क्या थी, धातु थी, और क्लोरीन क्या थी, अधातु। ठीक है,
और दोनों के क्रिया करने से हमारे पास में क्या बना था, सोडियम क्लोराइड। तो धातु से अधातु में जब इलेक्ट्रॉन जाता है या ट्रांसफ़र होता है तो जो यौगिक बनता है उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या, कौन सा यौगिक कहते हैं, आयनिक यौगिक। और आयनिक यौगिक क्यों बोला, क्योंकि इसमें आयनों का स्थानांतरण हुआ है, आयनों का ट्रांसफ़र हुआ है, आयन ट्रांसफ़र हुए हैं। ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन क्या है, ट्रांसफ़र हुए हैं। तो हमारे पास धातु से अधातु में जब इलेक्ट्रॉन जाता है या इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, तो वो क्या है, उससे बनता है जो यौगिक क्या कहलाता है, आयनिक यौगिक कहलाता है। इसे हम वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं। विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए एक दो आवेशों की जरूरत है, प्लस और माइनस, बैटरी के ऊपर दो ही चार्जेज होते हैं। संयोजक का मतलब जुड़ना, इसमें क्या है कि दो आवेश जुड़ते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। तो इसको आयनिक यौगिक का दूसरा नाम क्या है, वैद्युत संयोजक यौगिक। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने यौगिक को हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। कि धातु से जब अधातु में इलेक्ट्रॉन या आयनों का एक्सचेंज होता है तो यौगिक बनता है, और यौगिक हमारा क्या कहलाता है, आयनिक यौगिक। यौगिक और मिश्रण में आपको पहले 9वीं क्लास में पढ़ चुके हो कि यौगिक में क्या होता है हमारे पास में, इसके अंदर परमाणु क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, और मिश्रण में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, निश्चित नहीं होती। ये आपको, जैसे सोडियम धातु ने क्लोरीन के पास में एक आयन चेंज किया तो धातु ने अधातु के पास किया तो सोडियम क्लोराइड बना, और यही हमारे पास में क्या है, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिकों के कुछ गुणधर्म होते हैं, इनकी कुछ क्वालिटी होती हैं। क्वालिटी क्या होती हैं, पहला पढ़ेंगे हम भौतिक प्रकृति, दूसरा पढ़ेंगे गलनांक और क्वथनांक कि किस तरीके से ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आते हैं, और ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि द्रव अवस्था में आने के बाद में किस तरीके से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, कैसे ये घुलते हैं जल के विलयन के अंदर, और इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं होती। इन चारों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। इससे पहले गलनांक, क्वथनांक, विद्युत चालकता और घुलनशीलता, इनको